Honorable Shri Nitin Gadkari ji is a Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping. Sir is an able administrator and leader who believes in attaining results. As Sunil Rane sir just mentioned, as the Public Works Minister in Maharashtra from 1995 to 1999, Gadkari ji built the prestigious Mumbai-Pune Expressway, which was his flagship project. Gadkari sir was also instrumental in solving Mumbai's traffic woes by initiating the 55 flyover project. We are highly grateful to Shri Nitin Gadkari ji for gracing the foundation stone laying ceremony and Bhumi Pujan of Atharva IT Park and for inaugurating this function today. I will now request Honorable Shri Nitin Gadkari ji to kindly share his thoughts with us. आदरणीय दत्ता जी, मेरे मित्र गोपाल जी, योगेश सागर जी, डॉक्टर वाघ, माननीय दीपक नाइक, विनोद शेलार, डॉक्टर बारोट, सुनील राणे, डियर फ्रेंड्स, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, इंग्लिश बोलो, तिन्ही भाषेत बोलतो. हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी की. We are a rich nation with a poor population. हमारा देश धनवान है और लोग गरीब हैं. इसका कारण यही है कि देश धनवान है तो देश की जनता भी धनवान क्यों नहीं बन सकती. गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति क्यों नहीं पा सकते. और इसका सबसे बड़ा कारण है वी नीड एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक अप्रोच फॉर अवर फ्यूचर डेवलपमेंट. 1947 में हमारे देश में जब स्वाधीनता मिली थी तब 3 इकोनॉमिक थिंकिंग पर देश में बहस चलती थी. 3 विचारों के नेता भी थे और 3 विचारों की पार्टियां भी थी. कुछ लोग कम्युनिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे और कुछ लोग कैपिटलिस्ट थे. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी एक विचारधारा थी, अब उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है. जहां से कम्युनिस्ट विचारधारा शुरू हुई वो रशिया और चाइना में ही वो समाप्त हुई. दत्ता जी मजदूरों के नेता थे और उनका संबंध दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत उनसे बड़ा घनिष्ठ था. बहुत दिन पहले दत्तोपंत जी ने कलकत्ता में कहा था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसी भूमि पर समाप्त होगी. और इसका उदाहरण है कि आप चाइना में अगर रशिया में जाओगे तो लाल झंडे के अलावा कुछ नहीं दिखता है. वो पुरानी बातें जो मार्क्स लेनिन से लेकर आई थी वो सब समाप्त हुई. मुझे मौका मिला, यूरोप में एक हंगेरी करके देश है, उसकी कैपिटल का नाम है बुडापेस्ट. बहुत सुंदर शहर है और बुडापेस्ट में एक गार्डन है और उस गार्डन में शहर की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो कम्युनिस्ट नेताओं की थी उखाड़ उखाड़ कर लोगों ने फेंक दी और उसको एक गार्डन में कोने में रखा है. मैं जब वहां गया तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्यों हुआ. तो उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट राजवट के खिलाफ लोगों में इतना गुस्सा आया कि इन्होंने मार्क्स से लेकर लेनिन तक जितने लोगों की प्रतिमाएं थी उखाड़ कर फेंक दी, क्योंकि अपनी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के लिए ये कारण है. ये लोगों में एप्रीहेंशन था. चाइना ने अपनी विचारधारा को बदल दिया. उन्होंने लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया और अमेरिकन मॉडल पर काम करने की कोशिश की. जैसे हमारे एनआरआई है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, वैसे नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज वर्ल्ड में बहुत धनवान है. इंडोनेशिया, मलेशिया, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा एरिया है
या साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ मंगोलियन वंशज के काफी बड़े प्रमाण पर समाज आपको देखने के लिए मिलते हैं। और उसमें से जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे वो वर्ल्ड में काफी ताकतवर थे, और चाइना ने इकोनॉमी को खुला किया, वो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए, और चाइना ने लिबरल इकोनॉमी के आधार पर काफी प्रगति और विकास किया। पर अमेरिकन विचारधारा के आधार पर जो लिबरल इकोनॉमी चाइना ने स्वीकार की, वो चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। तो अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी भी कोई समाधान का विषय नहीं था। हमारे यहाँ उस समय स्वतंत्र पार्टी करके पार्टी थी, और वो लोग लिबरल इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट थिंकिंग का सपोर्ट करते थे। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के आधार पर भी दुनिया को सॉल्यूशन नहीं मिला, और कैपिटलिस्ट थिंकिंग के आधार पर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका भी समाधान नहीं मिला। स्वाभाविक रूप से जो सोशलिस्ट पैटर्न पर जो देश चले वो भी प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सके। आने वाले इस 60-70 साल में इन तीनों विचारधारा के आधार पर जो देश चले हैं, उनका सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग और उन पॉलिसीज के कारण क्या परिणाम निकले, अगर इसका रिसर्च और अध्ययन होगा तो ध्यान में यही बात आएगी कि जो दुनिया चाहती है वो जवाब इनकी विचारधारा में नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें जो मॉडल एडॉप्ट करना है वो ये है कि गरीबी दूर करने वाला, और गरीबी अगर दूर करनी है तो रोजगार की निर्मित करने वाला, और रोजगार की निर्मित हुए बिना इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी संभव नहीं है। और इसलिए जो ग्रोथ भी होनी चाहिए वो संतुलित होनी चाहिए। मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, अभी बेंगलोर में चलने के लिए रोड नहीं है। कुछ दिन पहले अजीज प्रेम जी और किरण मुजुमदार मुझे मिलने के लिए आए। दो बहुत ही दुखी थे और मुझे कह रहे थे कि नितिन जी, मेरे घर से मैं अपने आईटी सिटी में जाता हूं, 2.5 घंटा लगता है, मेरी एनर्जी इस पर वेस्ट हो रही है, मेरी उम्र हो गई, पूरी थक जाता हूं मैं, आप कुछ करिए। मैंने उनको कहा कि मैं तो राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूं, बेंगलोर के अंदर में तो मेरे पास नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बोले कुछ भी नहीं, पर हमें लगता है जो कुछ आप ही कर पाओगे। वो फिर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के पास गए, और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर उनके मंत्री को लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हमें मदद करिए। अब हम सोच रहे कि मेट्रो सिटीज के ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे करना। और दिल्ली में हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि अगर हमारा मैंडेट भी नहीं है तो हम प्रधानमंत्री को पूछें, और ये जिस प्रकार से ये जो शहर डेवलप हो रहे हैं, वहां के जो प्रॉब्लम्स डेवलप हो रहे हैं, मेट्रो सिटीज के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ मार्ग निकालने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाए, और हम उस पर काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो गरीबी और धनवानों के बीच में, और ग्रामीण, कृषि और शहरी क्षेत्र के बीच में जो गैप बढ़ी है उसको कम करने वाली होनी चाहिए। हमने 47 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पैटर्न स्वीकार किया था, हमारी प्रायोरिटी गलत हुई। हमारे देश में पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, हमारे लोगों के लिए शौचालय नहीं है, हमारे गांव के किसानों के हाथों के लिए उनके उपज को कीमत नहीं है, बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं है, गांव को जाने के लिए रोड नहीं है, और हमने 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी की। मेरे समझ में नहीं आया कि ये क्यों खरीदी की गई। मैं जब स्टूडेंट था तो नागपुर से मुंबई ट्रक कॉल करता था तो 66 रुपए लगते थे, और एक 180 ट्रक कॉल का नंबर था, और एक लाइटनिंग कॉल लगता था 36 पर। तो वहां एक ऑपरेटर मेरा दोस्त था, तो मैं जब भी फोन करता था वो तुरंत लाइटनिंग कॉल लगा देता था। तो मेरे मित्र कहते थे नितिन गडकरी बहुत बड़ा आदमी है। बोले क्यों? बोले उसकी बड़ी पहुंच है, लाइटनिंग कॉल तुरंत लगाता। 66 रुपीज लगते थे। कंपटीशन बढ़ी,
अब 40 पैसे में दिल्ली और मुंबई बातचीत होती है। हमने सेक्टर को क्लोज करके रखा। गाड़ियों के लाइसेंस नहीं देते थे। एक बार बिरला जी मेरे पास आए और मुझे कहने थे कि कैसी है बोला बिरला जी पहले बताओ गाड़ी कौन सी यूज करते हो। बोले मैं मर्सिडीज। बोला तुम खुद एम्बेसडर तैयार करके खुद यूज नहीं करते और हम पागल साला पूरे सरकार को तुम्हारी गाड़ी यूज करते। आग छोड़कर सब बचता है क्योंकि हमने आने नहीं दिया। थैंक्स टू संजय गांधी, उसने वो मारुति का किया, उसको जमा नहीं जमा, जापानी लोग आए और मारुति की गाड़ी आई और ऑटोमोबाइल में कंपटीशन क्रिएट हुई और आज 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। ये सुनील जी हमारे ट्रस्टी है, इनके पोर्ट्स में से 1,57,000 कार हमने एक्सपोर्ट की। अगर हम ऑटोमोबाइल का डेवलप नहीं करते तो क्या ये एम्बेसडर फिएट एक्सपोर्ट होने वाली? वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण दोनों शब्दों में फर्क है और इसलिए हमें ऐसी इकोनॉमी चाहिए जो रोजगार के निर्माण करने वाली है, गरीबी दूर करने वाली है और देश का संतुलित विकास करने वाली है। एक्सपोर्ट को हम इंकरेज करें और इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूट को रिसर्च करके देश में उसके पर्याय ढूंढे। उससे इकोनॉमी मजबूत होगी, रोजगार की निर्मित होगी। हमारे देश में जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसका उल्लेख डॉक्टर वाक कर रहे थे, वो 3 सेक्टर्स है। एक है सर्विस सेक्टर और हमारे देश का 52 से 54% जीडीपी जो आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्री सेक्टर है, उससे 22 से 24% आता है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका 8 से 12% पे है। वो भी अच्छी स्थिति महाराष्ट्र की नहीं है। हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश में है जो पिछले साल 23% थी, इस साल 20% है और उनको पहला अवार्ड मिला है। गुजरात 14% है और 2-3 महीने पहले मैं और मुख्यमंत्री जी साथ थे तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट माइनस था और आज हम मुश्किल से 3-4% शायद इस साल। मुझे लगता है जो स्थिति है वो स्थिति अच्छी नहीं है। गांव में लोगों को रोजगार नहीं है। आपके यहां बर्तन मांजने के लिए जो राख मिलती है वो 18 रुपए किलो की है और गेहूं और चावल की कीमत 13 और 14 रुपए किलो है। मिट्टी से भी सस्ता अनाज मिल रहा है, कहां से एग्रीकल्चर सक्सेस होगा? और इसलिए हमको इंटीग्रेटेड सोचना पड़ेगा। और अगर ये जो अर्बन प्रॉब्लम्स है जो आप देख रहे हैं आपके आजू बाजू की, ये प्रॉब्लम्स रूरल इकोनॉमी में है। ये भारत भर से जो लोग मुंबई में आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? गांव में रोजगार नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। लोग मजबूरी से अपना घर छोड़ते हैं, खुशी से नहीं छोड़ते। अगर यही मुंबई में रोजगार के अवसर अगर उनके गांव में तैयार हो जाएंगे तो यहां क्यों आएंगे? क्योंकि हमने गांवों को सोचा नहीं, किसानों का सोचा नहीं, रूरल इकोनॉमी का नहीं सोचा। जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वहां तक लेकर नहीं गए, हमारी प्रायोरिटी गलत निकली और जिसका परिणाम ये हुआ है कि बढ़ती हुई आबादी, अर्बनाइजेशन इज ए बिग प्रॉब्लम। गांधी जी कहते थे कि 80% हिंदुस्तान गांवों में रहता है, 90%, अब 62% रहा है। ये 28% माइग्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि 25 एकड़ की अगर खेती किसी के घर पे है तो लड़का कहता है मुझे जिला सहकारी बैंक में चपरासी करके लगा दो तो मैं खेती नहीं करूंगा, क्योंकि खेती जो है इकोनॉमिकली नॉन वायबल हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि अर्बनाइजेशन की प्रोसेस बढ़ी। अब मुंबई में बढ़ने के लिए जगह ही नहीं है, तीनों बाजू से समुद्र है। ये कोई रिलीजियस लिंग्विस्टिक इशू नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन का इशू है। अगर जगह ही नहीं होगी तो घर कहां से बनेंगे, लोग चलेंगे कैसे रोड से?
55 फ्लाईओवर बनाने के बाद भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब कितने रोड बनाओ उतना जाम बढ़ते जाएगा। पहले एक घर में एक गाड़ी मुश्किल से होती है, तो अब तो बेटी की गाड़ी, उसकी गाड़ी, और घर में काम करने के लिए जो आता है किचन में, वो भी गाड़ी लेके आता है पूरा। अभी स्कूटर में नहीं, मेरे घर पे नागपुर में पंडित काम करता है, उसके पास भी उसने सेकेंड हैंड मारुति ले ली, वो भी अपने गाड़ी में बैठ के आता है रोटी बनाने। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बदल रहा है, और इसलिए जो डेवलपमेंट और विकास का जो मॉडल है, जो आप भविष्य का विचार करने वाले हैं, पहली बात इंटीग्रेटेड रूरल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करने वाला, रोजगार को निर्माण करने वाला, गरीबी दूर करने वाला, अर्बन रूरल और एग्रीकल्चर के बीच में डिस्टेंस कम करने वाला, धनवान और गरीबों के बीच का अंतर कम करने वाला नया इकोनॉमिक मॉडल ये देश की आवश्यकता है। और मैं जिन विचारधारा पर विश्वास रखता हूं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने अंत्योदय के सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग में एक बात कही है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन दरिद्र नारायण को हम परमेश्वर माने, भगवान माने, और निरंतर उनकी सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। तो हमारे सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग का जो स्पिरिट है, वो गरीब व्यक्ति केंद्रीय बिंदु मानकर हमने सोचना चाहिए कि गरीबों के मकान कैसे बनेंगे। मैं अपने नागपुर शहर में एक मकान बना रहा हूं 50,000, मैं एमपी वहां का, तो मैं हमारे नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को मैंने कहा, उन्होंने योजना तैयार की, मुझे बड़े बड़े प्रेजेंटेशन दिए, मैंने पूछा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितने, मतलब 2200 रुपए स्क्वायर फीट, 2500 रुपए स्क्वायर फीट। मैंने चेयरमैन को कहा कि देखो तुम्हारे में हिम्मत है तो 1000 रुपए स्क्वायर फीट के नीचे वाले को लेके आओ, मैं तो मुझे बता दो, मैं टेक्नोलॉजी ढूंढ के मैं करूंगा। बोले सर कोई नहीं आता, मतलब छोड़ दो। मैंने लाई टेक्नोलॉजी और एक बिल्डिंग बनाई, वो आप देखने के लिए आइए। वो बिल्डिंग में वेस्ट मटेरियल को यूज किया, 1+4 बिल्डिंग है, और उस मकान में जीवन भर बिजली मुक्त, नो इलेक्ट्रिक बिल। फिर एक सोफा सेट भी बना के दिया है, फिर उसमें सोने के बेड भी बना के दिए हैं, और रिसाइकलिंग का वाटर भी बाथरूम में, टॉयलेट में मिलेगा। मकान 450 स्क्वायर फीट का होगा। ये सुपर बिल्डर वाली मुंबई भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, ये 450 है, वो 550, 650 जाएगा इनकी भाषा। तो 450 कितना होगा मुझे पता नहीं, तो मैं बिल्डर नहीं हूँ। 450 स्क्वायर फीट का मकान, और मकान की कीमत 5 लाख रुपए। इसमें 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की सब्सिडी, वो आई 3.5 लाख रुपए। फिर जो मैंने कहा, तो मुझे चेयरमैन ने पूछा, आईएएस ऑफिसर है सर, कौन से लोगों को कॉन्सेंट्रेट करें? मतलब जो लोग रास्ते में भीख मांगते हैं, जो 100-200 रुपए रोज मिला, तो उसको देखकर आप योजना बनाओ कि वो भीख मांगने वाला भी रोज 100-200 रुपए, वो भी मकान खरीद सके। तो मकान लैंडलेस और होमलेस है उन्हीं को मिलेगा। और अभी एक बिल्डिंग बनी है, अभी हमने टेंडर निकाला है, और 1000 रुपए स्क्वायर फीट के नीचे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अभी मैं KfW करके जर्मन की बैंक के साथ बात कर रहा हूं कि हेजिंग करके वो मुझे रुपीज में पैसे दे, तो 3.5 लाख 1.5 लाख तो सब्सिडी हो गई, 3.5 लाख रुपए जो है उसमें 10,000 वो डालेगा, तो 3,40,000 के लिए उसको 7% ब्याज से उसके घर के लिए लोन दे सकते क्या 15 साल के लिए, ताकि वो कम से कम पैसे में वो पैसा वापस करे। तो कोई भी खरीद सकता। अब ये टेक्नोलॉजी है, फ्लैश जो है, फ्लैश को यूज करके 70% फ्लैश को यूज करके उसके पैनल्स बनाए। फ्लैश वेस्ट मटेरियल है और स्टील स्ट्रक्चर है। तो आपको जो रिसर्च करना है, जो टेक्नोलॉजी होनी है, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट और पोल्यूशन फ्री।
ये उसका सूत्र होना चाहिए। और इसके लिए अगर कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इज अ बिग चैलेंज। और ये बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए गरीब आदमी का जीवन कैसे सुसह्य हो, ये रिसर्च का और टेक्नोलॉजी का सबसे पहला आधार होना चाहिए। मैंने ई रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक रिक्शा। 1 करोड़ लोग देश में आदमी आदमी को ढोने का काम करता है। 1 क्विंटल अगर बोरा है तो पीठ पर रखता है। क्या ये देखकर हमको दुख नहीं होता? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि मैं जीवन भर ये साइकिल रिक्शा जो है, जिसको आदमी को ढोने का काम करते, इसमें मैं नहीं बैठूंगा। कितनी अन्यायकारक ये प्रथा है। और जब मैं बहुत आग्रह से, 1 करोड़ लोग देश में हैं जो ई कार्ट और ई रिक्शा चलाते हैं, तो मैं पीछे पड़ा, बहुत सुप्रीम कोर्ट तक हुए अब आखिर मान्यता मिली। अब देश में ई रिक्शा शुरू हुई। जो नॉर्थ ईस्ट में, मैं कल आसाम में था, बराक वैली में, और वहां मैं जब गांव में देख रहा था तो बहुत से गरीब लोग ई रिक्शा चला रहे थे। मुझे अच्छा लगा। तो रात को मैं बांग्लादेश की सीमा पे नजदीक था और वहां से लोगों की गरीबी मैंने देखी, और उस पे वो जब ई रिक्शा चला रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने मुझे बताया कि दिल्ली का क्राइम रेट कम हुआ, इसका कारण आप हो। तो मैंने बोला मैं कैसे हूं, मैंने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि आपने ई रिक्शा चालू करने से जो जेब कतरे थे, जो बदमाशी करते थे, चोरियां करते थे, उनको 800 से 1000 रुपए रोज मिलता है। उस तुमने 80,000 रुपए का ई रिक्शा लिया और चलाते, तो वो उनको काम मिल गया, तो क्राइम रेट कम होगा। अब ये ई रिक्शा का कचरा उठाने के लिए हो सकता है, ई रिक्शा का मटेरियल के लिए हो सकता है, ई रिक्शा का स्कूल के बच्चों को पहुंचाने के लिए रिक्शा बन सकता है। अब उसमें जितना रिसर्च करोगे उतना हो सकता है। उसमें लिथियम आयन बैटरी आप लो। अभी मेरा सपना है कि इस देश की पूरी ऑटोमोबाइल को इलेक्ट्रिक पर ले जाना, इलेक्ट्रिक, बायोडीजल, इथेनॉल एंड बायो सीएनजी। तो मैं बहुत दिनों से ये बात करता हूं। हमारे आरएसएस में हमारे सरसंघ चालक थे सुधर सिंह जी, इंजीनियर थे, तो बेचारे चले गए। बार बार कहते कि हिंदुस्तान में ये इंपोर्ट बंद करना चाहिए, और वो बात कहते थे, वो कोई किसी को समझ में नहीं आता था, कोई कन्विंस नहीं होते थे। तो मैंने कहा सुधर सिंह जी को मैं इसके पीछे लगूंगा। अब आपको बताता हूं, आज हमारे देश में हम लोग 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते थे। अब हमारे नागपुर शहर में किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल, जो मोलाइसिस से तैयार होता है, उस पर 100% इथेनॉल पर बस चलती है। एयर कंडीशन ब्यूटीफुल बस है। और मैंने और देवेंद्र फडणवीस ने निर्णय किया कि नागपुर का हर आदमी एयर कंडीशन बस में घूमेगा। नो, अब हमारे यहाँ ये 50 बसेस इथेनॉल पर पूरी एयर में, वॉल्वो और स्कैनिया की बस, बहुत सुंदर बसेस है। और आपको ताज्जुब होगा टेक्नोलॉजी का अर्थ क्या होता है। ये 5 साल पहले मैंने किया। मैंने ये टॉयलेट का पानी हम रिसाइकलिंग करके बेच नहीं सकते? बोले बेच सकते। तो हंसने लगे हमारे मेयर, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, कौन लेगा? आपको ताज्जुब होगा, हमारे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गंदा पानी हम रिसाइकलिंग करके 18 करोड़ रुपए हर साल की रॉयल्टी लेकर महाराष्ट्र सरकार को बेचते हैं। दिस इज द टेक्नोलॉजी। अब एक दिन मैं आया 1.5 साल पहले और मैंने मेयर को बुलाया, बहुत गलती हो गई। बोले क्या? बोला कॉन्ट्रैक्ट निकालो। बोले साहब पूरा देश तारीफ कर रहा, अपना पानी 18 करोड़ मिल रहे पहली बार। बोले नहीं, कॉन्ट्रैक्ट निकालो। बोले ये पानी में गैस है। तो बोले क्या करना? आप नहीं, क्या बात बता रहे हैं? बोले इससे अपने 100 बसें चल सकती। ये मीथेन से CO2 अलग करो और बायो सीएनजी आएगा और फिर 100 बसें चलेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और कॉस्ट इफेक्टिव। अब हमने उसका काम शुरू किया कि अगली 100 बसेस हम बायो सीएनजी, हमारे ही वो गंदे पानी से निकलेगा, उस पर हमारी बसेस चलेगी। फिर तीसरा मैंने कहा एक बायोडाइजेस्टर डालो, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट का जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है और स्लॉटर हाउस का वो 100 टन की कैपेसिटी उतना डालो, उससे बायो सीएनजी निकलेगा, उससे 100 बसेस चलेगी। तो हमारे नागपुर में पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1-1.5 साल के अंदर पूरा बायो सीएनजी इथेनॉल पर होगा, पोल्यूशन जीरो। अब ये आप स्कूल और कॉलेज के लिए बसेस यूज करते हैं। मैं लंदन में गया था, हिंदुजा जी ने मुझे एक बस में बिठाया। वो बस थी इलेक्ट्रिक,
अब इलेक्ट्रिक बस में जब बैठे हैं, बहुत सुंदर बस थी, लंदन में घुमा, लंदन में पूरी इलेक्ट्रिक बसें आ रही है, तो मैंने उनको कहा इसकी कीमत कितनी है, तो 2.5 करोड़। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कितनी होनी चाहिए, 25 लाख। तो बोले 25 लाख तो नहीं बन सकते। क्यों? बोले इसका जो बैटरी बैकअप है लिथियम आयन बैटरी का, वो 55 लाख रुपए का है। ठीक है, ना है। मैं सोचता था ये लिथियम आयन बैटरी 55 लाख रुपए में क्यों है? क्या इस बैटरी से बैटरी सस्ती नहीं हो सकती? तो कहीं तो भी हवाई जहाज में था, तो मैं एक लेख पढ़ रहा था इसरो का, कि सैटेलाइट के लिए और स्पेस साइंस के लिए हमारे इसरो ने लिथियम आयन बैटरी तैयार की है। तो जैसे दिल्ली उतरा, दूसरे दिन सुबह मैंने कहा कि वो इसरो में देखो कौन डायरेक्टर, अन्ना दुरई करके डायरेक्टर। तो उनसे बात करूंगा, आप मुझे मिलने के लिए आपकी टीम को लेकर आइए। बोले आता हूँ। बेंगलुरु से 10-12 लोगों की टीम है, ARAI और CRT जो हमारे ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट से उनके इंजीनियर साहब बैठे। मैंने उनको कहा ये आपने लिथियम आयन बैटरी बनाई? बोले हाँ बनाई। मैंने बोला ये कार के लिए, ये बस के लिए आप लिथियम आयन बैटरी नहीं बना सकते? बोले बना सकते हैं। बोले क्यों नहीं बनाई? हमको किसी ने कहा नहीं। तो मैं कहता हूं आप बनाओगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनाऊंगा। कुछ पैसे वगैरह चाहिए आपको, स्पॉन्सरशिप? नहीं। बोले हमारे पास पैसे भी है। 6 महीने के बाद मेरे पास आए और उन्होंने मुझे लिथियम आयन बैटरी हम बना सकते हैं इसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया, बैटरी भी बनाई और मुझे कहा कि सर जो 55 लाख रुपए की बैटरी, ये केवल हमारी कीमत 5 से 6 लाख रुपए आएगी। अब 60 रुपए का पेट्रोल, अभी कितना पेट्रोल का भाव मुंबई में है? 64 रुपीज का पेट्रोल। डीजल क्या भाव है? 53। और उसमें इलेक्ट्रिक 7 रुपए की, यानी सब टेस्ट ट्रांसपोर्ट के टिकट के रेट आधे हो सकते हैं। अब उसमें भी मैं महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री को कहा, तो उसने कहा एक काम करो, आप रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 तक बारी गाड़ी चार्ज करो, 50% सस्ती दीजिए, 3.5 रुपए में। 64 रुपीज के पेट्रोल के बजाय 3.5 रुपए के इलेक्ट्रिक में तुम उतना चल सकते हो। पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज टेक्नोलॉजी। और हमने एक बस भी तैयार की इलेक्ट्रिक, वो मेरे ऑफिस में है दिल्ली में। आपका कोई टूर आएगा तो दिल्ली आइए, तो मैं इलेक्ट्रिक बस में घुमा कर व्यवस्था करती हूँ। वो मैंने पार्लियामेंट मेंबर को दी, गोपाल जी ने देखी है, मोदी जी के हाथ से स्पीकर को दिए, और वो इलेक्ट्रिक बस में सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें घूमते हैं। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और हम लोग आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे, गैस, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल का। अगर ये बस होगी तो हिंदुस्तान में नए रोजगार निर्माण होंगे और हम हमारे लिथियम आयन बैटरी एक्सपोर्ट करेंगे। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन डोनेट, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन, इज ए बिग प्रॉब्लम। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में न्यू इनोवेटिव अप्रोच, जिसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इंप्रूव करना। अभी मैं सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट को, सब देश के इंजीनियरिंग कॉलेज को बुलाने वाला हूं। आप दिल्ली में कहीं जाओगे तो गाजीपुर करके एरिया है, वहां एक टेकड़ी दिखती है, वो कचरे की है। मैं जब भी देखता तो बड़ा आश्वस्त होगा। तो मैंने कहा ये टेकड़ी का कचरा जो रोड के नीचे एग्रीगेट में नहीं डाल सकते? थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग था। बोले नहीं सर, देखना पड़ेगा। सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को बुलाओ। उन्होंने 7 रिपोर्ट उसके तैयार करने थे, 6 रिपोर्ट आ गए। उन्होंने कहा इसको डाल सकते हैं। हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो उसके नीचे में टिकट डाल दो पूरी, ताकि एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं इतने बार कह के ये मुंबई के नेताओं को थक गया हूं कि मैंने कहना बंद कर दिया। मैंने कहा इतना गंदा समुद्र है, हमने निर्णय किया कि हमारा जो गंदा पानी है, जो बीपीटी और जेएनपीटी समुद्र में जाता है, वो रिसाइकलिंग करो, एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। मैंने एक बार चेयरमैन को पूछा, नया मंत्री बना था, सर हम समुद्र में पानी नहीं छोड़ते। अच्छा, फिर कौन छोड़ता है? तुम पानी कहां छोड़ते हो? सर हम म्यूनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम में छोड़ते हैं।
म्यूनिसिपल ड्रेनेज सिस्टम कहाँ जाती है? सब समुद्र में जाती है। तो बदलाव क्या हुआ? मैंने कहा तुम पूरा पानी निकालो, पूरा पानी रीयूज करो, पानी समुद्र में एक बूंद गंदा पानी नहीं जाएगा। अगर पूरे मुंबई के इंडस्ट्री में निर्णय हुआ कि रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होगा, मैं गंगा में काम कर रहा हूं, हम पूरी गंगा को शुद्ध करने जा रहे हैं, तो क्या मुंबई का समुद्र शुद्ध नहीं हो सकता? वो पानी से पैसे मिलेंगे, उससे मीथेन निकलेगा, CO2 निकलेगा, तो वो आइस क्यूब बनते उसके, CO2 कोका कोला पेप्सी खरीद लेंगे। हाँ खरीद सकती है, मैं ये सब करता हूँ। मैं 40 लाख रुपए मैंने का CO2 बेचता हूँ, मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे शुगर फैक्ट्री में डिस्टिलरी है, वहाँ मीथेन निकलता है, मैं बायो सीएनजी हमने तैयार किया, वो CO2 है, CO2 कोका कोला लेते, और मैं हमारे यहाँ 40 लाख रुपए महीने का CO2 बेचते हैं। तो मैं कोई बात ऐसी नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई अपना लीडर आया कुछ तो मैं भोकरान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं प्रूवन बात बता रहा हूँ आपको। इट इज पॉसिबल। और इसलिए मुंबई में आज मैंने कहा मैं 111 नदियों को इनलैंड वाटरवेज में दिया। अब महाराष्ट्र सरकार ने मीठी नदी भेजी नहीं। अब योगेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि यहां भी 3-4 नदियां हैं। तो कोई नेता ये सपना तो देखे कि ये पूरी नदियां साफ सुथरी हुई है, वाटर पोर्ट बने हैं, शुद्ध पानी है, लोग बैठकर समुद्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है। अगर आप सब लोग मिलकर, परसों आशीष शेलार ने शायद मुझे फोन आया था, अपने विधानसभा में प्रश्न उठाया और मुझे कहा मीठी नदी भेजोगे तो आप मतलब मैं बिल्कुल करता हूं। मीठी नदी का पूरा गंदा पानी रोकेंगे, समुद्र का अच्छा पानी उसमें भर देंगे, एक बैरेज बना देंगे, वो वाटर गेट होगा और वहां से हम इधर से उधर जाने के लिए पानी पर जाएंगे, जैसे एम्स्टरडैम में हो सकता है। पूरे यूरोपियन देशों में यही है। वाटर ट्रांसपोर्ट ये सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। 47% ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स ट्रैफिक चाइना में पानी पर है। 43-44% जापान और कोरिया में है, और फ्रांस, जर्मनी और इटली में मोर देन 40% पूरा ट्रैफिक पानी पर है। और इंडिया का पानी पर ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक 3.5% है। अगर आप रोड से जाएंगे तो 1.5 रुपया खर्चा लगेगा। आप अगर रेलवे से जाएंगे तो समझ लीजिए 1 रुपया खर्चा आएगा, तो पानी से जाओगे तो 20 से 25 पैसे खर्चा आएगा। जब देश के उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, तो देश के एक बड़े उद्योगपति ने प्रधानमंत्री जी को कहा कि इट इज इजी टू टेक एनी मटेरियल फ्रॉम मुंबई टू लंदन। ये चीपर भी है, सस्ता भी है और आसान भी है। But it is more difficult to take any material from Mumbai to Delhi. कैसे देश बढ़ेगा? यदि लंदन माल भेजो तो सस्ता है, दिल्ली भेजो तो महंगा है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमने हमारे वाटरवेज को यूज नहीं किया। और इसलिए अभी हमने 111 नदियों को वाटरवेज में रूपांतरित करने का निर्णय किया। 111 नदियों, और ये पूरा समुद्र किनारा 14 स्टेट और 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा। ये ब्लू रिवोल्यूशन की बात जो नाइक साहब ने की बिल्कुल सच है, पर ये ब्लू रिवोल्यूशन की कोई मुंबई में चर्चा है? कोई यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ है? कोई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की, कोई हमने मैरीटाइम यूनिवर्सिटी करने का तय किया, जगह भी ले ली रत्नागिरी में, 50 एकड़ जगह वो जिंदल से मैंने कहा डोनेट करो, उन्हें दे दी। और ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा कि अच्छा डिजाइन तैयार करो, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी बना रहे। और मैं डॉक्टर वाग को कहूंगा कि आप मैरीटाइम के लिए, मैंने भी कमेटी भी अपॉइंट की, आप मैरीटाइम के लिए करिए। अभी आज मैं मच्छी मारों को देख रहा था, हमारे सागरमाला में एक प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया। एक फिशरमैन की हालत कितनी गरीबी की है, क्या ये करोड़पति नहीं बन सकते? बन सकते। हमने स्कीम ऐसी तैयार की है कि 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जाने के लिए राज्य सरकार अनुमति 12 नॉटिकल माइल के आगे नहीं दे सकता। और इसलिए 12 नॉटिकल माइल ये फिशरमैन जाते हैं, क्योंकि उनकी बोट उतनी मॉडर्नाइज नहीं है, तो वहां के छोटे छोटे फिश भी पकड़ लेते हैं। और 12 नॉटिकल माइल आगे फिश जो है वो बूढ़े हो गए, उनको कोई पकड़ रहे, और यहाँ पूरे छोटे भी पकड़ लेते हैं। अभी हमने स्कीम तैयार की है सागरमाला में
कि हम लोग जो एक्चुअल फिशरमैन है वो 10 लोग मिलकर 5 लाख इकट्ठा करें 50,000 या 25 लोग मिलकर 20,000 रुपए से 5 लाख इकट्ठा करें, 15 लाख रुपए हम उनको सब्सिडी देंगे, 20 लाख हो गए, और 1 करोड़ का ट्रॉलर के लिए लोन देंगे और वो रोज समुद्र में जाएंगे 12 नॉटिकल आगे, जो फिश का उत्पादन है वो 1 से 10 गुना बढ़ेगा और वो फिश लेकर आएंगे बाजार में बेचेंगे और रोज जितना मिलता है उससे 10% बैंक में जमा कर देंगे। तो हर फिशरमैन अगर ट्रॉलर का मालिक बन जाएगा तो फिश का उत्पादन 10 गुना बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और ये सब धनवान होंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये पूरे समुद्र किनारे पर 10 लाख फिशरमैन है और 10 लाख फिशरमैन की गरीबी दूर हुई, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ी तो ही कोई तो भी मॉल मार्ट चलेगा। अब उनके हाथ में ही पैसा नहीं आएगा तो गांव की इकोनॉमी कैसे बदलेगी? अगर रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए जाना है तो जेब में पैसा तो चाहिए। जब तक जेब में पैसा नहीं आता तब तक परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती, परचेसिंग पावर नहीं बढ़ती तब तक ट्रेड और बिजनेस नहीं बढ़ता। और इसलिए गरीब लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने का काम करने के बिना इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। और इसलिए मैं आपको रोड वगैरह की बात बहुत बार बोलता हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। रोड तो हो रहे, अभी हमारे जब मैं मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे रोड बनते थे, आज 20 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं, 10 गुना ज्यादा बन। और टारगेट 30 किलोमीटर का है, 26 मार्च को हमारी सरकार को 2 साल पूरे होंगे, तब तक 30 किलोमीटर करने का है, पर मुझे थोड़ा कठिन लगता है, कोशिश कर रहे हैं 24-25 किलोमीटर तक आएंगे। अभी भी 20 भी हाईएस्ट है देश का। तो देश में रोड बनाने के लिए कोई 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे, 1.5 लाख लोग मरते हर साल, और नेशनल हाईवे बढ़ाने के लिए बड़ा रिजर्वेशन था। मैंने पूछा क्यों? नहीं, क्यों नहीं? लोग मर रहे तो क्यों नहीं बढ़ाते हो? नहीं सर, नो सर, सॉरी सर, लड़ा We just increased it from 96,000 kilometer, decided to make it 2 lakh kilometer. अभी 96,000 किलोमीटर पर 2% रोड है। टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री 52 lakh kilometer, out of which national highway is 96,000 kilometer and 40% of national traffic is on 2% of road. तो एक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या होगा? अब हमने कहा कि नहीं, हम इसको बढ़ाएंगे। अभी 1,55,000, मैंने महाराष्ट्र को इनका 5,000 किलोमीटर था, 5,500 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर, 4 गुना राष्ट्रीय महामार्ग बढ़ा दिए, 4 गुना। और मैंने कहा कि महाराष्ट्र में मैं 5 साल में 2.5 लाख करोड़ के रोड बनाऊंगा। ये मेरा डिक्लेरेशन ऑफिशियल। अभी 60,000 करोड़ के काम मैंने शुरू कर दिए है और मुझे लगता है कि मैं 2.5 लाख करोड़ नहीं, इससे और 50,000 से 1 लाख करोड़ बढ़ेगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जब 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 80 लड़कों को काम मिलेगा। जब 2.5 लाख करोड़ के जब रोड बनेंगे तो कितने लड़कों को काम मिलेगा? हमको रोजगार की निर्मित करना ही हमारी प्रायोरिटी है और आज हमारे रोड सेक्टर में वायबिलिटी है। अब जब मैं लाखों करोड़ में बात करता हूं तो ये सबको तो समझा नहीं पाता, तो लोग बोलते ये कैसे होगा, पैसा कहां से आया, बजट तो इतना नहीं है, कैसे बोल रहे हैं। अब मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं जब मंत्री था और मेरा विशेष रूप से जो MBA के स्टूडेंट है वो अध्ययन करो इस मॉडल का। मैं जब मंत्री था तो हमारे पास 10 करोड़ रुपए थे और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, एक सुब्रमण्यम नाम के चीफ सेक्रेटरी थे, तो वो सुब्रमण्यम बड़े कंजर्वेटिव थे। तो मैं उनके पास गया कि मैं कैपिटल मार्केट से बॉन्ड रेस करना चाहता हूँ, तो मेरे तरफ देख रहे, सर आपके बॉन्ड कौन लेगा, आपको पैसे कहां से मिलेंगे, ये ड्रीम जैसा है, इट्स नॉट पॉसिबल, ये मत करिए आप। मैंने बोला आप अवसर तो दीजिए, नहीं ये होने लायक नहीं है सर, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो मैं मनोहर जोशी के पास गया, बड़े भले आदमी थे, अभी भी है। तो उन्होंने कहा नितिन तुम क्या बोलते हो, तुम अच्छे हो, तुम क्या 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ ये पैसा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन पैसा देगा, क्या होगा। पर उनका मेरे ऊपर प्रेम था, तो उनको सर एक काम था, अगर आपने इसको ओवररूल करके अगर मुझे अनुमति दी
और मुझे कैपिटल मार्केट से पैसे नहीं मिले तो मैं फेल होगा, इसके अलावा तो कोई नुकसान नहीं होगा। बोले नहीं होगा, दे दो ठीक है, बोले परमिशन दी। हम पहली बार 15 दिन सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बैंक वगैरह सब जगह मिले, प्रेजेंटेशन दिया, लैपटॉप लेके आते थे। आपको ताज्जुब होगा, मैं 96 या 97 जनवरी की बात कर रहा हूं, जब हम पहली बार कैपिटल मार्केट में गए 400 करोड़ के लिए, तो 15 दिन में हमको ओवर सब्सक्राइब इश्यू हुआ 1180 करोड़ रुपए मिले। और सेकंड टाइम जब हम गए 450 करोड़ के लिए, तो हमको 1000 करोड़ मिले। 10 करोड़ सरकार से, 8500 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए और पूरे पैसे वापस हो गए, पूरे पैसे वापस हो गए। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का लोएस्ट टेंडर था 3600 करोड़ का, रिजेक्ट किया। 2.5 साल में केवल 1600 करोड़ में रोड पूरा किया, 2000 करोड़ जनता के। फ्लाईओवर्स थे 1800 करोड़ के, 1000 करोड़ में बने, करीब 800 करोड़ रुपए बच गए। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज देश के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास 55,000 करोड़ का बजट है। बाद में जो रोड प्रोजेक्ट मैंने सरकारी पैसे से पूरे किए, 101 प्रोजेक्ट अगर वो सिक्योरिटाइज करो तो 1 लाख करोड़ का भी मिल जाएंगे। फिर टोल इनकम 10,000 करोड़ है, जो हर साल 1,500 2,000 करोड़ बढ़ता है, उसको 15 साल के लिए सिक्योरिटाइज करो तो 1.5 लाख करोड़ मिल जाएंगे। फिर मुझे फॉरेन इन्वेस्टर घूम रहे मेरे पीछे, कोई 2% 4% पैसे देने के लिए। मैं पैसे लेके करूं क्या? काम ही नहीं करते लोग, जितने स्पीड से कर रहे पैसे ही नहीं खर्चा करते। ये जेएनपीटी का रोड बन रहा है 8 लेन, हमारे पोर्ट के चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर थे उस समय। मैंने कहा कितना लोन ले रहे? 4,000 करोड़। कहां से ले रहे? आईसीआईसीआई बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। मैंने कहा आपके यहाँ डॉलर में टर्नओवर होता है तो डॉलर में क्यों नहीं लोन लेते हैं, सस्ता मिलेगा। अरे लोन देगा कोई? मतलब कोई भी देगा। मैंने तुरंत उठाकर चंदा कोचर जी को फोन किया, कैन यू कन्वर्ट दिस लोन इनटू डॉलर? बोले नो प्रॉब्लम। बोले इंटरेस्ट क्या लोगी? बोले LIBOR प्लस 3%। बोला मैडम 3% कहाँ का आया? ये आप कम करो। बोले मैं कम करूँ। फिर हमने तय किया कि फॉरेन एक्सचेंज में लोन देना। फिर जेएनपीटी के चेयरमैन ने टेंडर निकाला, क्योंकि आजकल कोई भी उठता है तो मेरी इंस्ट्रक्शन है कि टॉयलेट पेपर भी खरीदना है तो मैं टेंडर निकालू, अपने इंटेंशन पर ऑब्जेक्शन डाले। तो निकाला टेंडर, तो 3.86% से डॉलर में लोन, 3.86%। हमारा टर्नओवर डॉलर में है तो हम लोग डॉलर में वापस कर सकते हैं। मेरे यहाँ 4,000 करोड़ रुपए टर्नओवर डॉलर में है, मैं 50,000 करोड़ रुपए डॉलर में खड़े करके 2% इंटरेस्ट से लोन खड़ा कर सकता हूँ, जिससे प्रोजेक्ट वायबल हो सकता है। तो जब ये 3.86 आया तो एक जापान के बैंकर आए, बोले मैं तो 2% पे देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा फिर रिजेक्ट करो 15 से, 2% देने के लिए तैयार हूं। वो 3.86 को टर्मिनेट कर दिया। फिर 10 दिन का ऑफर निकाला और शायद 2.5%, 3% या 2% में लोन मिल जाएगा। 12% की जगह कितना बड़ा 4,000 करोड़ का सारा साल। So money, resources and technology ये प्रॉब्लम नहीं है। If there is a strong political will, मैं मजाक में कहता हूँ if there is a will, there is a way. And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, sub committee and group. ये विद्वान लोग जो रहते हैं वो चर्चा बहुत करते हैं, बहुत सेमिनार होते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा, समय खराब करते हैं। We have to execute the things. और इसलिए फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम स्पिरिट और ट्रांसपेरेंसी ये हमारी आवश्यकता है। हमारे पूरे 12 मेजर पोर्ट है और 3 शिपिंग कारपोरेशन है, ड्रेजिंग कारपोरेशन, शिपिंग कारपोरेशन और कोचिन शिपयार्ड। अब 15 ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी लॉसेस में थी, मैंने कुछ नहीं किया। और सही तो देयर इज अ डिसइंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पीपल कि मैं इंजीनियर हूं। मैं इंजीनियर नहीं हूं और सिविल इंजीनियरिंग का मुझे बिल्कुल नहीं समझता। तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत विद्वान हूं और बहुत एक्सपर्ट। विद्वान भी नहीं हूं और इंजीनियर भी नहीं हूं। मैं बड़ा कॉमन सेंस पे चलता हूं। तो मैं
आपको बता रहा था कि कोई इसमें बहुत टेक्नोलॉजी की और इसकी कोई बात नहीं है, इच्छा शक्ति मजबूत चाहिए। और इच्छा शक्ति अगर मजबूत रहती है तो आपको कोई बातों की कमी नहीं होती। अब मैंने क्या किया, ये पोर्ट चेयरमैन को और सबको बुलाया, सबकी बैलेंस शीट देखी और मैंने 5 मिनट का भाषण किया। भाषण में पहला किया, आपका स्वागत करता हूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी लॉसेस चल रही, इतना लॉसेस चल रही। अब एक काम करना, मार्च के पहले पोर्ट प्रॉफिट में लाना, नहीं ला सके तो अपना सामान बेड बिस्तर अपना मार्ग ढूंढ लेना, तुमको रखते नहीं मिलेगा पैसे। इतना ही बोला मैंने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया। Our profit in 12 major port and 3 organizations is more than 6,000 crore, and next year our profit will be more than 10,000 crore. तो मैंने पूछा तुम्हारी उधारी कहाँ है, प्लीज बताओ। सब जब भी लगाओ पैसे लाओ, क्रेडिटर्स कितने हैं, फिर तुमने FDR कितने रखे पुलिस, प्लीज बताओ। मैंने बोला तुमको अच्छा लगता है, जवान आदमी हो, बूढ़े जैसे रिटायर्ड आदमी जैसे बैंक में ब्याज पे जीते हो, हटाओ निकालो तो डिपॉजिट बाहर। वो भी पैसा, क्रेडिट का पैसा 6,000 करोड़ इस साल, अगले साल 10 करोड़, सरकार ने 2,000 करोड़ और 50,000 करोड़ 2% इंटरेस्ट पर डॉलर में लोन। तो मेरे पास 70-80 हजार करोड़ इनलैंड वाटरवेज और शिपिंग को डेवलप करने के लिए है। और ये काम करेंगे तो अभी ऑलरेडी 26 मई को मेरा टारगेट है, 2 लाख करोड़ के रोड प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आज 1.5 लाख करोड़ का हुआ है और शिपिंग में 50,000 करोड़ से ज्यादा, 2,50,000 प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लिस्ट देकर मुझे देना है लोगों को, ये काम हुआ है, कोई कठिन नहीं है। अभी हम लोग पोर्ट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पैसा है। मैंने एक बार देखा जैसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री से कई रख दिए थे सब कंटेनर। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है कंटेनर कहीं भी रखते हो, अच्छा लगा नहीं सकते, क्यों इतने तो गाड़ियां ट्रक को खड़ी होती है, सब माल का हमारा हर बार कंटेनर के पीछे कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज सब वही पैसे दिए हुए हटा लो, लगाओ बोर्ड वहां कंप्यूटर करो, एक्सरे मशीन लगाओ, जो लगता है वो लगाओ, मशीन लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। तुरंत फाइल पे रिजेक्ट करो या क्लियर करो, इफिशियंसी बढ़ गई, पैसा बच गया, प्रॉफिट बढ़ गया। अब पोर्ट में हमारा सब बातों में रन डाउन टाइम जो है सब बातों में इंप्रूवमेंट हुई। एक कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, उसने 104 सुझाव दिए, हमने 30 इंप्लीमेंट किए और बाकी करेंगे तो बहुत ही बदल जाएगा। तो सेक्टर में 3 नए पोर्ट बना रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट का ही मॉडल है आपके लिए। अभी मैं ये डहानू के पास वाधवान पोर्ट बना रहे, 20 मीटर ड्राफ्ट, 5,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। आप बोलोगे पैसे का, पैसे नहीं अपने 10 करोड़ नहीं है, पोर्ट होने वाला 2 साल में। तो ब्रेक वाटर बनाने के लिए मैंने JNPT को कहा कि तू 2,000 करोड़ दो, लोन निकालो डॉलर में, तुम्हारी इक्विटी ले लो इस पोर्ट की। वो JNPT ने उसकी इक्विटी ले ली, वो 2,000 करोड़ लोन लेंगे, 2,000 करोड़ से ब्रेक वाटर बनेगा, जमीन लेवल पे आएगी। 1 एकड़ जमीन में एक्वायर नहीं कर रहे, वहां कोई ना कोई झूठ बोलता है, आंदोलन कराता है। 1 एकड़ जमीन एक्वायर नहीं कर रहे, ब्रेक वाटर बनाएंगे और बर्थ जो है वो PPP मोड में दे देंगे। तो हमें पोर्ट में कोई करना ही नहीं है, वो बर्थ अपने पैसे लगाएंगे, वो पर कंटेनर उसको पैसा मिलते जाएगा, सब PPP में डेवलप होगा। अब कोलाचल तमिलनाडु, वाधवान महाराष्ट्र और सागर वेस्ट बंगाल 3 पोर्ट हम बना रहे। परसों में कर्नाटक था, हुई धारवाड़, मुझे लगता है गोपाल जी उधर के है। तो वहां लोगों ने बोला उत्तर कर्नाटक को कारवार के पास एक बड़ा पूरा बेलूम खेली के नाम है। तो मैंने कहा मनाने के लिए तैयार है, वो रेलवे का एनवायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आपको बता दो, पैसे से ज्यादा इच्छा शक्ति, इनोवेशन और विजन की आवश्यकता है। मैं एक बार गोवा पोर्ट में गया था, वहां 14 मीटर ड्राफ्ट है। अब 2 लाख टन का शिप लाना है तो 20 मीटर 18 मीटर ड्राफ्ट चाहिए, 18 मीटर के ऊपर चाहिए। तो मैंने उनको कहा ड्राफ्ट बढ़ाओ, बोले 450 करोड़ रुपए लगते हैं। मैंने कहा एक काम करो कि PPP मोड में टेंडर निकालो कि ड्राफ्ट बढ़ने के बाद अगर 2 लाख टन का शिप आता है तो 1 लाख टन के शिप से कुछ मत लो, 1 लाख से 1,40,000 40,000 टन के लिए उसका पैसा बचेगा, उससे बोलो कि $10 हमको दे, तेरा फायदा।
कि 2 लाख आता है ऐसी करो, $10 हमको तो बाकी उसको दो। तो मॉडल तैयार किया, मॉडल तैयार किया तो 3 लोगों ने कार्टेल कर लिया, मैंने रिजेक्ट कर दो। और वो 450 करोड़ का काम टेंडर में हमारे ड्रेजिंग कारपोरेशन ने 196 करोड़ में दिया। अब उसका पूरा ड्राफ्ट का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कोई गलत नहीं है। मैंने जब पहला रोड बनाया ठाणे भिवंडी बाईपास, तब आर पाटिल, जयंत पाटिल, तब गोपाल जी एमएलए थे, तो मुझे पूछते थे कि तुम सरकार भी पीपीपी मोड में बीओटी पे चलाने के लिए क्यों नहीं देते, क्योंकि बहुत टीका टिप्पणी कर रहे थे। अब मेरे जाने के बाद ये भी वही कर रहे हैं। इसका उपाय नहीं है। अभी 1500 करोड़ रुपए का बजट था और 12,000 करोड़ के मंजूर काम थे, तो पैसे कहां से आएंगे? मुझे बताओ, ये जो इतनी चकाचक दिख रहे हैं, ये कोई सुनील राणा ने अपने घर से थोड़े पैसे लगाए, तुम्हारे फीस में से आया ना। अच्छा, तुम भी खुशी से दे रहे हो, तुम भी खुशी से दे रहे हो, इसका कारण इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तुमको मिलेगा नहीं। अच्छा, नहीं तो है ना, जिनको नहीं देना हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, मूत्रीघर भी नहीं है वहां, टॉयलेट भी अच्छा नहीं है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। तो पैसे लेने वाले लोग अथर्व में आए तो सरकारी भार कम हो गया, तो सरकारी कॉलेज में जाने के बजाय लोग अभी इधर है तो उधर गरीब लोगों को मिल गया। बढ़ाओ और कॉलेज बढ़ाओ और एयरलाइंस कंपनियां बढ़ाओ और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां बढ़ाओ, सबको चलो लगाओ। तो एक ने मुझे वहां पे बहुत कॉम्पिटिशन, तो क्या होगा बोला, जिस दिन एयरपोर्ट के सामने लड़के लड़कियां काले पीले कपड़े लेकर चल दिल्ली जाना, 5,000 5,000 4,000। मैंने नागपुर में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, मुझे बहुत खुशी है। अभी 12 बज गए उनके, अभी वो 40% जगह खाली है। माल कमाने के लिए, सबने कोई शिक्षा के लिए नहीं खोले, माल कमाने के लिए खोले थे। सुनील राणा के ऐसा नहीं है। और अभी आप मार्केट में कोई आता ही नहीं, जब सप्लाई ज्यादा होगा तो मार्केट कॉस्ट कम हो गई। तो मैंने एक को कहा कि तुम्हारा बिना अनुदान तत्वों का मैं तुमको एक फॉर्मूला देता हूं। बोले क्या? बोला तुम एक काम करो कि पहले साल 10% की, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10% बी की एडमिशन गरीबों को दे दो। बोले क्यों? मैंने बोला उससे बॉन्ड लिखवा लो, गारंटर ले लो कि मेरे को नौकरी लगने के बाद मैं पैसे वापस करूंगा। तो मेरे को 99% पैसे मिल जाएंगे। और नहीं तो तुम तो वैसे भी लेक्चरर 40 लड़के रहे कि 100 रहे, लेक्चर का पगार उतना ही है, छठवा कोई लेक्चरर नहीं कहेगा कि राणे साहब अब तो एडमिशन कम हो गई है तो मेरा पैकेज आप 50% कर लो, कोई कहने वाला नहीं। तो पैकेज उतना ही रहने वाला, तो लेक्चरर का पगार उतना है, स्कूल रूम उतनी होगी, बेंच उतने होंगे, खाली होंगे। तो तुम्हारा नुकसान क्या है? डिफर पेमेंट में जैसे हमने लिया वैसे तुम चालू कर दो। तो वो से कारण अभी 50% रिस्ट्रिक्शन था इंजीनियरिंग एडमिशन, अभी शायद उससे पैटर्न आया ना, नहीं वो 50% के सिवाय इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं देते, पैटर्न आया तो 5% और मिल जाएंगे। आखिर लोग इंजीनियर बने तो अच्छा रहे, बीकॉम बीए बन के फायदा क्या है? कुछ नहीं। Country need technical education, vocational education and job oriented courses. और इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज मिलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हर चीज को इकोनॉमिकली वायबल बनाओ और सेक्टर को ओपन करो, लेट देयर बी ए कंपटीशन। अभी दिल्ली में अनेक 10-10, 15-15 प्लेयर एक एयरलाइंस के एक के पीछे एक जाते हैं। किंगफिशर बंद हो गया, जिस दिन किंगफिशर का प्लेन कैंसिल होगा उस दिन जेट ने तुरंत 3,000 को रेट बढ़ा दिया। तो अगर किंगफिशर रहता तो मैंने एक बार हिसाब लगाया, बीजेपी का अध्यक्ष था कि अगर ये एयरलाइन बंद नहीं होती तो बीजेपी का हर साल का फायदा 25 लाख रुपए, क्योंकि सब लोग विमान से जाते हैं। तो अगर वो टिकट कम रहता तो पैसा बचता। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर, और कंपनियां बढ़ाओ और बिगड़ा क्या? और जो पैसा लगा था वो विद्वान है, वो कोई घाटे के सौदे के लिए पैसा नहीं लगा, वो कहीं ना कहीं कम करता है। मोर कॉम्पिटिशन, मोर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मोर बेनिफिट टू द पीपल, वी आर लॉयल टू द पीपल। हम टेलीफोन से, अभी रेलवे में भी यही हो सकता है।
जैसे जेट एयरवेज का विमान है, उसे जेट एयरवेज की रेलवे होगी, कोई इंडिगो की रेलवे होगी, ये कहेगा कि वेजिटेरियन खाना 5 स्टार होटल का रेलवे में मिलेगा। दूसरा बोलेगा अभी सब सुधर जाते हैं ना, कॉम्पिटिशन में सब सुधर जाते हैं। अभी एम्बेसडर वाले ने भी रिसर्च शुरू किया, फियाट वाले बंद हो गए, अब एक आ गए। अभी मैंने कहा कि यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स 1 अप्रैल 2020 से लागू करेंगे, तो सब महिंद्रा और टाटा मेरे पास आए, तो सर बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मर्सिडीज वाला आया, सर हम अभी से भेज रहे, तुरंत लागू करो। अब हिंदुस्तान में कार मैन्युफैक्चरर ऐसे भी है कि जो यूरो 6 के बना रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा तुम भी करो, तुम्हारा एक्सपोर्ट होगा, और सुधार हो गया। हम शायद 1-1.5 साल पहले इसको लगा पाए। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद ट्रांसपेरेंसी, इससे मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी और रोजगार का निर्माण होगा। वाटरवेज में, शिपिंग में, पोर्ट्स में, पावर सेक्टर में, टूरिज्म में। टूरिज्म ये सेक्टर ऐसा है कि 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टूरिज्म ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है। जो अभी सुनील जी ने कहा कि देहू से पंढरपुर, आळंदी से पंढरपुर, फिर सोलापुर से गाणगापुर, फिर तुळजापुर की देवी, वो मैंने 27,000 करोड़ का रोड बनाया। अभी हमने शुरू किया काम, 27,000 एक जिले में, सब कॉन्क्रीट रोड बना रहे हैं। तो भक्तों को भी अच्छा, एक्सीडेंट नहीं होंगे, सुरक्षित जाना होगा, और रोड भी अच्छे बन जाएंगे। तो देयर इज ए पोटेंशियल, उससे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। अभी मैं एक रोड बना रहा हूं, ये जो मानस सरोवर है हिमालय में, ये इसके लिए जाने के लिए चाइना, नेपाल जाकर जाना पड़ता है। अब उत्तराखंड से एक रोड बना रहे हैं, मेरी बहुत इच्छा है। बहुत कठिन काम है हिमालय में, 70 किलोमीटर का, वो काट नहीं सकते थे, ऑस्ट्रेलिया से मशीन लाई है, और मैं अगले अप्रैल के पहले पूरा करने वाला हूं। और आप मानस सरोवर, अब आपको चाइना और नेपाल जाने की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड के जाने के बाद वहां से मानस सरोवर जाओगे। और वहां मैंने 4 जगह रोड साइड एमिनिटीज के लिए प्लान किया, जहाँ हॉस्पिटल होगा, छोटा सा रेस्टोरेंट्स होंगे, वहां का हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मिलेगा, पेट्रोल पंप होंगे, रहने की व्यवस्था होगी, और वहां से टूरिज्म डेवलप होगा। अभी हमारे देश में ये बद्रीनाथ केदारनाथ कितना बड़ा हादसा हुआ, मैंने तय कि इसको बदलो, एक नया कंसल्टेंट अपॉइंट किया। अब मैं 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 1,000 किलोमीटर के नए रोड बना रहा हूं देहरादून से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऑल वेदर रोड। कितना भी बड़ा साइक्लोन आए, कोई लैंडस्लाइड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बरसात आए, गार पड़े, कोई पूरा टनेज बना लो, बड़ा रोड बना कॉन्क्रीट के, ताकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में 2 साल 600 करोड़ के काम शुरू भी कर दिए। और ये 12,000 करोड़ के नए रोड बनेंगे तो वर्ल्ड में कोई भी आएगा, किसी भी स्थिति में कहीं भी जा सकेगा। तो कितने लोग बद्रीनाथ केदार गए, कितने लोग मर गए। तो मुझे लगता है ये रोड बनने से लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आने से रेस्टोरेंट ज्यादा खुलेंगे, रेस्टोरेंट ज्यादा खुलने के साथ टैक्सी आएगी, टैक्सी के कारण ड्राइवर को काम मिलेगा, ड्राइवर टैक्सी चलाएगा तो पेट्रोल पंप चलेगा, पेट्रोल पंप चलेगा तो रेस्टोरेंट चलेगा, बाजू में रेस्टोरेंट चलेगा तो सब्जियां बेची जाएगी, सब्जियां बेची जाएगी तो किसान को पैसा मिलेगा, इकोनॉमी बढ़ती है। इसलिए एविएशन, रेलवे, रोड, शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज एंड पावर सेक्टर, इसमें ह्यूज संभावना है। मुझे एक बार नेपाल के प्रधानमंत्री मिले, राष्ट्रपति मिले, मैंने उनका तुम कुछ मत करो, तुम केवल सो जाओ और एक ही काम करो। बोले क्या करना? मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 80%, 80,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का ये है नदियों पर। अब वो लोग भी ऐसे कि राजनीति चलती, हमारे यहाँ हरियाणा में जब भाखड़ा नांगल बना तो एक नेता ने लोगों को कहा ये देखो घर बना रहे, फिर पानी से बिजली निकाल लेंगे, और पानी से बिजली निकाल लेंगे, वो पानी आप पियोगे तो आप नपुंसक बन जाएंगे। ये बड़ा प्रचार चला, ये सच्चाई बता रहा हूँ। तो उनको मैंने कहा कि पानी तो वैसे ही बह रहा, तुम्हारा क्या नुकसान है, तुम इसको हाइड्रो पावर करो और भारत को बेच दो 1.5 रुपए से। अभी मैं भूटान गया था, भूटान में 25,000 मेगावाट हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है। अब हम 12,000 मेगावाट सोलर तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में हाइड्रो पावर, सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर का जमाना है, क्योंकि पोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है।
और इसलिए थर्मल पावर के कारण पोल्यूशन होता है, कोल भी खत्म हो रहा है, और पावर ज्यादा तैयार करके जो 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट पेट्रोल डीजल का, उसके बजाय इलेक्ट्रिक कार चलाओ, ताकि हर पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा, तो देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। और इसलिए विकास में, डेवलपमेंट में, प्रोजेक्ट्स नए आने में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ने से गरीबी दूर होती है, और इसलिए हमारा देश जो है धनवान है तो जनता गरीब है। हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लाना। मैंने 5 साल में तय किया था कि मैं 5 साल में 5 लाख करोड़ के रोड बनाऊंगा। अब मैंने तय किया है कि मैं 26 में के 2 लाख करोड़ हो जाएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैंने कहा कि अब 26 में नेक्स्ट 30 साल में मैं 5 लाख करोड़ पूरा करूंगा। मुझे नहीं लगता कोई कठिनाई होगा, पैसे की कमी नहीं है, अधिकारी काम नहीं करते, यही प्रॉब्लम है। इनकी गति बढ़ानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स भी बड़े बड़े, अभी मैंने 50% लिबरलाइजेशन कर दिया, टेक्निकल और इकोनॉमिक नॉर्म्स को भी डाउन कर दिया। अरे आओ जो हमारा बनो, तुम सिविल इंजीनियर हो, मैं तो अभी कह रहा हूं कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को डीपीआर बनाने का काम देना, और जो देश भर के सिविल इंजीनियर है उनको रोड मेंटेनेंस के काम देने की योजना, ब्रिज मेंटेनेंस और रोड मेंटेनेंस के देने की योजना में बना रहा हूं ताकि उनको रोजगार मिले। तो मुझे लगता है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, टीम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम वर्क में आप मैथमेटिक्स के इक्वेशन को अक्सर याद रखो, तुम कितने भी बड़े हो पर तुम्हारे और तुम्हारे फॉलोअर के बीच का डिस्टेंस 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। This twice AB is a result of collective team spirit. मैं अकेला ही खूब काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। What is the meaning of management? तुम अकेले कितना काम करते हो ये महत्व का नहीं है, तुम्हारे साथियों से आप कितना काम निकालते हो ये उससे भी ज्यादा महत्व है। मुझे लगता है कि आप लोग देश का भविष्य है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, बोलने लायक मेरे पास बहुत कुछ था पर समय की कमी है। और मुझे लगता है कि ये जो नई इकोनॉमिक सोच विकास के बारे में, जिसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमने प्रोत्साहित किया है, हमारे देश के लोगों को विकास में इन्वॉल्व करने की योजनाएं बनाई है, हाइब्रिड मॉडल तैयार किया हमने रोड का, 50,000 करोड़ के उसमें काम दिए गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं बंगलोर में गया था, मशीनरी के कंस्ट्रक्शन में जो मशीनरी काम करती है उनके एग्जीबिशन के लिए, उनने कहा 33% राइज हुआ। अगर रोड के काम बढ़ेंगे तो मशीनरी लगेगी। तो आने वाले समय में ह्यूज पोटेंशियल है, और इसके लिए केवल सरकार की बजट की आवश्यकता नहीं है। इनोवेटिव अप्रोच फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, appropriate vision and appropriate economic approach from the government, and research in technology, innovation, entrepreneurship ये बहुत महत्वपूर्ण है। We have to reduce the cost, improve the quality, और एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री, और विच एक्सेलरेट फॉर मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। हमारा भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। I would now like to extend my vote of thanks. We are very thankful to Honorable Union Minister Shri Nitin Gadkari ji for sharing his inputs with us. I would also like to thank all the dignitaries who have graced today's occasions. A big thank you to everyone present here. I request everyone to kindly stand for the national anthem.